हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाले में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय। आज के इवनिंग सेशन में हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आए हैं हर बार की तरह, और इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, इज इंडिया गोइंग टू फेस रिसेशन इन 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आईएमएफ के डायरेक्टर जनरल ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट यूरोपियन यूनियन, यूएसए एंड चाइना इज गोइंग टू फेस वर्स्ट इकोनॉमिक रिसेशन इन द पास्ट 40 ईयर्स। पिछले 40 सालों में सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन में, यूएसए में और इंडिया और चाइना में होने जा रहा है। वी ऑल नो रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोपियन यूनियन के चैलेंजेस बहुत बढ़ा दिए हैं। इस बैकड्रॉप में ये क्वेश्चन उठना लाजिमी है दैट इज इंडिया गोइंग टू फेस रिसेशन इन 2023। इन सारे आर्टिकल्स में, इस पूरे के पूरे एपिसोड में विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। विल गिव यू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। बहुत से क्वेश्चंस हैं, इन्फ्लेशन के बहुत से टाइप्स हैं, उनके डेफिनेशंस क्या क्या हैं, वो इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करते हैं, फंडामेंटल्स क्या है इकोनॉमिक्स के, और करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके हम लेके चलेंगे आपके लिए। सो द टॉपिक इज हियर, मैक्रो सूत्रास, इकोनॉमी, बिजनेस एंड पॉलिसी। इज इंडिया हेडिंग इनटू अ रिसेशन इन 2023? बिफोर वी कम्युनिकेट अबाउट इंडिया और इंडिया के इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी, ठीक है, आईएमएफ के बारे में बात करेंगे। आईएमएफ के डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था आज के लगभग 10 दिनों पहले, when she said that US, European Union and China, they all three big economies are going to face economic recession, worst economic recession in the past 40 years. सो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम चलते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ। पहले हम यूरोपियन यूनियन में चलते हैं और यूरोपियन यूनियन में हम जरा झांक के देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस इकोनॉमी। रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोपियन यूनियन के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ा दिए हैं। एनर्जी पॉवर्टी, एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पे बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड एनर्जी, और एनर्जी ट्रिलेमा नाम का वर्ड हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद से अगर देखें तो अभी लगभग 4-5 दिनों पहले यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़े लेवल पे स्ट्राइक हुआ एंड दैट स्ट्राइक वाज रिलेटेड टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ा मुद्दा यूनाइटेड किंगडम में बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब राइजिंग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यूनाइटेड किंगडम में बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो प्रोटेस्टर्स के इमेजेस आप देख रहे हैं, ऑल दीज प्रोटेस्ट आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये देखेंगे, ये पूरा एजुटेशन चल रहा है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो ये पूरा डेटा आपके सामने है जो दिखाता है कि ऑन एन एवरेज फॉर अ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक पर्सन को, ठीक है, मिनिमम 598 पाउंड्स की जरूरत है, अराउंड 600 पाउंड्स की जरूरत है, एंड दैट टू पर वीक। अगर आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा छोटा सा अमाउंट है, 600 पाउंड्स इज नॉट सो बिग डील, बट थिंक अबाउट द पीपल हु आर फ्रॉम द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी। और ये लगातार ये ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। और इस चीज को लेके यूनाइटेड किंगडम में बहुत से एजुटेशन चल रहे हैं। फूड एंड ड्रिंकिंग के प्राइस, ड्रिंकिंग कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्लॉथिंग की बात करें, डोमेस्टिक फ्यूल की बात करें, हाउसिंग कॉस्ट की बात करें, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, पर्सनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड सोशल एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन 2022 में इट हैज क्रॉस्ड ऑल द लेवल्स। नाउ एनर्जी ट्रिलेमा इज ऑल्सो अ बिग हैज बिकम अ बज़वर्ड क्योंकि यूरोपियन यूनियन में लगातार एनर्जी के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, एंड द क्रेडिट गोज टू रशिया यूक्रेन वॉर क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, मेनली यूरोपियन यूनियन 30% डिपेंडेंट है रशियन फ्यूल पे, जर्मनी 40% डिपेंडेंट है रशियन फ्यूल पे, और इटली 20% डिपेंडेंट है रशियन फ्यूल पे, एंड फ्रांस इज 18% डिपेंडेंट फॉर इट्स ऑयल एंड रिसोर्सेज फ्रॉम रशिया। और इस समय इस फ्यूल को एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, प्लस रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी इंपोज हुए हैं और ऑयल प्राइस कैप के बारे में भी आपने सुना होगा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ यूरोपियन यूनियन। आगे चलते हैं, फ्रांस में भी लगातार एजुटेशन बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज इमैनुअल मैक्रोन्स गवर्नमेंट हैज ट्राई टू चेंज सम पेंशन रिलेटेड स्कीम्स, और फ्रांस में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके एजुटेशंस लगातार बढ़ रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर आए हैं एंड दे आर स्ट्राइकिंग। आज का ये करंट अफेयर्स का न्यूज मैंने कवर किया था, तो मैंने आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश की है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, मेनली यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना एंड यूएसए।
अब हम आते हैं इंडिया के बारे में बात करते हैं। क्या इंडिया वाकई इकोनॉमिक रिसेशन फेस करने जा रहा है? चलिए इस रिपोर्ट को हम झांक के देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, द रिसेशन इज एक्सपेक्टेड टू हिट इंडिया आफ्टर जून। क्या यह सच है? तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए हम इस बात पे पहुंचेंगे कि क्या इंडिया रिसेशन फेस करेगा या नहीं फेस करेगा। लेट्स टॉक अबाउट सम आइडिया. Context: the union minister commented that there is a global recession in many countries. The recession is expected to hit India after June 2023. So this statement is coming not from other sources, from the finance minister of India के तरफ से ही statement आए हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो recession face करने जा रही है और India is also going to face recession after June 2023. Now अब देखते हैं व्हाट इज रिसेशन के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि पिछले यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस में बहुत से ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत से इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बहुत बड़ा रोल है। सो हम पहले समझेंगे व्हाट इज रिसेशन। रिसेशन का सिंपल सा मतलब है अ सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंड प्रोलॉन्ग्ड डाउन टर्न इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज रिसेशन यानी रिसेस। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन होने लगता है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ डिक्लाइन होने लगती है, इसको और इस चीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। कोविड-19 के बाद से वर्ल्ड ओवर हमने देखा है कि इकोनॉमिक रिसेशन से कंट्रीज उबरने की कोशिश कर रही हैं, एंड दैट इज अ बिग चैलेंज। नाउ a recession is defined as the period between an economy's peak of economic activities and its subsequent lowest point. तो यहाँ पे this is the peak of economic activity, ये हुआ आपका peak of economic activities, and यहाँ पे subsequent downfall आपको देखता हुआ मिलेगा, ये fluctuation देखने को मिलेगा। So a recession is defined as the period between an economy's peak economic activities and the subsequent lowest point, where a significant decline in economic activity spans across the entire economy for more than a few months. जब किसी इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ होता है, पीक पे पहुंचता है और पीक पे पहुंचने के बाद से अचानक से डिक्लाइन होता है और ये फ्लक्चुएशन जब इकोनॉमी में आता रहता है, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक रिसेशन। दिस इज नॉट दिस द फ्लक्चुएशन। सो मेनली दिस इज द इकोनॉमिक डाउन टर्न इन एन इकोनॉमी इज नोन एज रिसेशन। आगे चलते हैं, रिसेशन होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाते हैं, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कैपेसिटी घट जाती है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आपके पास पैसे नहीं होंगे और जब मनी नहीं होगा, हनी, तो यू विल नॉट बी एबल टू बाय समथिंग, एंड जब आपका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो बिजनेसेस के पास, आई मीन हाउ द बिजनेस विल सेल, सो बिजनेसेस विल गो बैंकक्रप्ट। उसके अलावा पीपल विल लूज देयर होम्स, यंग पीपल कांट गेट गुड जॉब आफ्टर स्कूल, और इस तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन इंडिया में, आई मीन ऑल ओवर कंट्री के अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा ये कंप्लेन ना कर सके, सर आई हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन, मुझे बहुत बेसिक से पढ़ाने की जरूरत है। तो मैंने डेलिबरेटली अपने कंटेंट को इतने बेसिक लेवल पे ला दिया है ताकि आप कंफर्टेबल होकर सीख सकें और आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। नाउ लुक एट दिस वन, दिस इज द एक्सपेंशन, दिस इज द पीक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये हुआ आपका ग्रोथ, और ये अब डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और डिक्लाइन होने के बाद से आप यहाँ पे रिसेशन पे पहुंच गए हैं। तो ये हुआ आपका प्रोलॉन्ग डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम रिसेशन के नाम से जानते हैं। नाउ अब चलते हैं, अ रिसेशन इज अ सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंड प्रोलॉन्ग डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब यह है टोटल आउटपुट जो इकोनॉमी में है वो, I mean, measured by the gross domestic product or GDP, contracts for 2 consecutive quarters. Now, recession तब काउंट किया जाता है जब, कैसे मेजर किया जाता है? Measured by GDP, जब कंट्री का GDP 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि स्लो होता है, स्लगिश होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिसेशन बोलते हैं। और एक क्वार्टर का मतलब ये है कि 3 महीने, यानी मान लीजिए मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, जुलाई, अगस्त, ये क्या हुआ? 2 क्वार्टर्स हुए। अब 2 क्वार्टर्स में अगर कंट्री का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी स्लगिश होता है, डाउनफॉल होता है, तो हम इसको रिसेशन कहते हैं। लेकिन ये 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में होने चाहिए, यानी 3-3 महीने में हमने 2 बार असेस किया, 2 क्वार्टर्स में हमने जीडीपी ग्रोथ को असेस किया, और क्या पता चलता है कि इकोनॉमी में डिक्लाइन आ रहा है, रिसेशन इसी को कहते हैं।
आगे चलते हैं, यहां पे देखेंगे रिसेशन में एक तरफ देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन का सबसे बड़ा एक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। यह अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी हो सकता है बिकॉज कंपनीज के पास उतना काम नहीं है और कंपनीज ने क्या किया है, लोगों को ले ऑफ करना शुरू किया है। जैसे आपने अमेजॉन में देखा होगा, अमेजॉन ने, ठीक है, अमेजॉन इंडिया ने, उसके अलावा आपके ट्विटर ने और फेसबुक ने लगभग 11, 12 और कई हजार लोगों को ले ऑफ किया है क्योंकि अब उन्हें उतने वर्कर्स की जरूरत नहीं है। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग फैक्टर। अमेजॉन के बारे में आपने सुना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज द की फीचर ऑफ अ रिसेशन। नाउ जब गुड्स और सर्विसेज का डिमांड कम हो जाएगा तो कंपनीज को बहुत कम वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परस्यू करने के लिए। टीम, रिसेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट पर देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अमेजॉन, ट्विटर, फेसबुक ने इतने लोगों को नौकरी से क्यों हटाया, ले ऑफ क्यों किया? इसका मेजर रीजन ये है कि कोविड-19 के टाइम में बहुत से लोगों को ऐसा लगा था कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करेंगे। पीपल एक्सपेक्टेड सच एज नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन, अमेजॉन प्राइम के सब्सक्रिप्शन बहुत बड़े लेवल पे राइज करने लगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म का, डिजिटल इकोनॉमी का बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ हुआ। नोबडी एक्सपेक्टेड कि ये कोविड-19 इतनी जल्दी कॉन्टेन हो जाएगा और हमें इतने लोगों को की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कोविड-19 के आने के साथ साथ इन डिजिटल इकोनॉमीज ने, डिजिटल कंपनीज ने बहुत बड़े लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। लेकिन कोविड-19 के कंट्रोल होने के साथ साथ कंपनीज में ओवर सप्लाई हो गया एम्प्लॉइज का, इसीलिए एम्प्लॉइज की छंटनी करनी पड़ी और अमेजॉन ने एक झटके में 11,000 लोगों को अपनी जॉब से निकाला। ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिला इंडिया के एडटेक कंपनीज के अंडर में, सच एज बायजूस में 3,000 लोगों को छटनी किया गया, ले ऑफ किया गया एंड द मैटर रीच्ड इनटू द कोर्ट। सो ये इकोनॉमिक रिसेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में देखने को मिलेगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो है इनकी प्रोडक्टिविटी कम, डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं होगा और जॉब नहीं होगा तो परचेजिंग पावर नहीं होगा। दूसरा, इंडिकेटर्स ऑफ रिसेशन। वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि रिसेशन आ गया है? कैसे? फैक्टर्स दैट इंडिकेट रिसेशन, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। उसके अलावा बैंक्रप्सी, डिफॉल्ट्स और फोरक्लोजर, आपको बहुत सी कंपनीज अपने लोन पे डिफॉल्ट करती हुई दिखाई देने लगेंगी। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट कम होता फॉल करने लगेगा। उसके अलावा कंज्यूमर, लोग के पास कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो वो ज़्यादा खरीदारी नहीं करेंगे और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा क्योंकि जब मनी नहीं है तो हनी मार्केट में कुछ भी नहीं मिलेगा। नाउ फॉलिंग एसेट्स प्राइसेस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ होम्स एंड डिप्स इन द स्टॉक मार्केट भी लड़खड़ाता हुआ दिखेगा और लोग बड़ी खरीदारी करने से बचेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपको स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा। जनरली जब इकोनॉमिक बूम में होती है तो लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं दिखता, श्योर नहीं दिखता, ये पता नहीं होता इकोनॉमी में होने क्या वाला है। दैट्स द रीजन लोगों के पास जो पैसा है वो बचा के रखते हैं और बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं रिसेशन के। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि यूपीएससी हमेशा आपको इसमें क्या करेगा, ट्रैप कर देगा, इसमें आपको हमेशा फंसा देगा यूपीएससी। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बूम एंड बस्ट साइकिल के बारे में बात करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, किसी भी कंपनी का, किसी भी इकोनॉमी का बूम करना और बूम करके लड़खड़ा के नीचे आना, तो ये हुआ बूम एंड ये हुआ बस्ट साइकिल। ये टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमी में आती हैं। ये क्या है भाई साहब? The economic boom, economic growth is well above the long-term trend rate of growth. This rapid growth causes inflation and a current account deficit and changes trends to be unsustainable. Now, rapid economic boom, इसमें होता क्या है कि इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करता है, ठीक है, ग्रो होता है। ग्रोथ के साथ साथ एक चीज और भी है, इन्फ्लेशन का राइज होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जाता है जो कि अनसस्टेनेबल होता है। ये रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन राइज होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होता है और लड़खड़ाता है आगे चल के। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक बूम एंड बस्ट साइकिल। तेजी से इकोनॉमी का ग्रो होना एंड फिर धीरे धीरे डिमांड स्लो होना, इकोनॉमी का स्लगिश होना, दैट इज नोन एज बूम एंड बस्ट साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी। आगे बात करते हैं
नाउ बूम एंड बस्ट साइकिल ऑफ इकोनॉमी के बारे में हमने बात किया. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस शीट रिसेशन. ये कुछ बैलेंस शीट आपको दिखाया गया है जिसमें अलग अलग ग्राफ में अलग अलग कलर को दिखाया गया. अनफॉर्चुनेटली ये हमारा डायग्राम थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है इस स्क्रीन पे आके. बैलेंस शीट रिसेशन क्या है? बैलेंस शीट रिसेशन ये है, बैंक्स एंड फर्म्स सी अ लार्ज डिक्लाइन इन देयर बैलेंस शीट ड्यू टू फॉलिंग एसेट्स प्राइसेस एंड बैड लोन्स. गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इधर सबसे कम पाया गया है, अराउंड 10% के आसपास. ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं बैड लोन्स को कंट्रोल करने के लिए. जस्ट एज आप देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का बहुत बड़ा रोल है बैड बैंक्स को, बैड लोन्स को कंट्रोल करने में. उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना FRBM एक्ट हमारे पास है. उसके अलावा कोविड-19 के टाइम में लोन्स को भी बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में डिसबर्स किया गया था, जिसके चलते नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं. सो बैलेंस शीट रिसेशन का मतलब क्या है कि जब किसी इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पे लोन्स को डिसबर्स किया गया है, बहुत बड़े बड़े लोन हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए आपने बहुत बड़े लेवल पे लोन दिया और वो लोन डिफॉल्ट कर गए. जैसे आपने अभी देखा होगा चंदा कोचर और उनके हस्बैंड का जो उनके हस्बैंड का एक न्यू पावर करके रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी थी और दैट लोन टर्न इनटू अ बैड लोन, जिसके चलते वीडियोकॉन के चेयरपर्सन को भी के अगेंस्ट में भी केसेस चल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया है. सो ये क्या है? ये हुआ बैलेंस शीट रिसेशन. जबकि बैंक बहुत से लोन्स देता है, वो लोन्स डिफॉल्ट कर जाते हैं और बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ग्राफ बढ़ता चला जाता है. उसके अलावा बिकॉज ऑफ लार्ज लॉसेस दे नीड टू रिस्ट्रिक्ट बैंक लेंडिंग. अब जब इतने बड़े लॉसेस होंगे, जब इतने बड़े लेवल पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएगा, इतने लोन डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? बैंक लोन देना कम कर देगा. और जब लोन देना कम कर देगा तो नए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होगा, और जब नए इन्वेस्टमेंट के लिए लोन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? इकोनॉमी में ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. आई होप ये बैलेंस शीट रिसेशन आपको समझ में आ गया होगा. अगर आ गया हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बैलेंस शीट रिसेशन. ठीक है, आगे चलते हैं. ये हुआ आपका. डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं. हम मेंटल डिप्रेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंसी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जब इस किसी इकोनॉमी में बहुत लंबे समय तक एक स्टैग्नेंट सिचुएशन चल रहा है, दैट इज नोन एज स्टैग्नेंसी डिप्रेशन. And the economy fails to revive despite several government intervention. अब गवर्नमेंट ने बहुत सा आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, उसके अलावा लोन बहुत सस्ते दर पे अवेलेबल है, लिक्विडिटी जो है वो बढ़ाई गई है, बैंक्स में रिकैपिटलाइजेशन किया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल किया गया है. लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है तो ये कहा जाता है डिप्रेशन. बात आई समझ में? प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिग्रोथ को हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं. आगे चलते हैं. एक चीज और भी है, इन्फ्लेशन. क्या है इन्फ्लेशन? जब कीमतें बढ़ती जाती हैं. अगर आप 90s, 70s, 80s की मूवी देखेंगे तो उस समय रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में हीरो बात करता है. ठीक है, मुकद्दर का सिकंदर देखेंगे जहां एक हीरो जो है वो लड़ाई करता है ठेकेदार के साथ. ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान की बात चलती रहती है. अब आते हैं a rise in prices which can be translated as the decline of purchasing power over time. Now कहने का मतलब यह है कि जब किसी चीज की बहुत सी चीज़ों के जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएंगे तो हम इनको इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन मतलब किसी भी चीज़ के प्राइस का बढ़ना. जब ये प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे तो समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा चीज़ों को परचेज करना. एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम्पल देता हूँ. क्या आपको पता है हमारे कंट्री में अरहर की दाल का भाव क्या है? अरहर की दाल की कीमत क्या है? मसूर दाल का भाव क्या है? बासमती चावल का भाव क्या है? जरा मार्केट में बाहर निकलिए हुजूर, दुकान से पूछ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अरहर का भाव पता करने से ही आपको लग जाएगा कि कितने ऐसे डेली वेज लेबरर हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी थाली में एक कटोरी दाल नहीं है, क्योंकि वो उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है. ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि इकोनॉमी के बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है.
ठीक है, तो एक बार जरा देखते हैं। राइज इन प्राइसेस, जिसके चलते लोगों का परचेसिंग पावर कैपेसिटी डिक्लाइन हो जाए, इट विल बी नोन एज रिसेशन। इट विल बी नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है लगातार कीमतों में बढ़ाव होना, ठीक है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लगातार बढ़ना, जिसके चलते जो लोगों की कैपेसिटी को कम करेगा। यानी जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, तो आप इस चीज़ को परचेज करने से पीछे हटेंगे, विच विल रिजल्ट इन हाई अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मास ले ऑफ पॉवर्टी एंड अ रिसेशन। इन्फ्लेशन का क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी होगा, और उसके अलावा रिसेशन देखने को आपको मिलेगा। आगे हम एक और देखते हैं। हमने डिमांड के बारे में पता होगा, सप्लाई के बारे में पता होगा, डिप्रेशन के बारे में पता किया, अब हम डिफ्लेशन के बारे में पता करते हैं। टीम, ये सारी टर्मिनोलॉजीज को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ? अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी बहुत बुरी चीज है। अगर मतलब एक प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर गुड्स और सर्विसेज के प्राइस डिक्लाइन होने लगेंगे तो इसको हम डिफ्लेशन बोलेंगे। चलिए देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या होगा। नाउ एक्सेसिव डिफ्लेशन। डिफ्लेशन एक कंडीशन है जिसमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टाइम टू टाइम घटते चले जाते हैं, जिसके चलते डिक्रीजेस इन वेजेस पेड, ठीक है, जो लोगों का वेज है, जो वेजेस पेड है, जो वेज पेमेंट है, वो कम होने लगता है क्योंकि एक्सेसिव डिक्लाइन हो जाता है किसके? प्राइसेस में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में। जब एक्सेसिव डिक्लाइन हो जाता है तो दैट इज नोन एज डिफ्लेशन, जिसका रिजल्ट है डिक्रीज इन वेजेस पेड। आगे चलते हैं, हम हाउसिंग बबल का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हाउसिंग बबल, रियल एस्टेट सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक बबल के बारे में बात करते हैं। नाउ द एसेट बबल बर्स्ट, एसेट बबल बर्स्ट, दिस कैन हैपन व्हेन इन्वेस्टर टेक रैश स्टेप्स, मैसिव परचेज ऑफ शेयर्स एंड प्रॉपर्टी। कई बार ऐसा लगता है कि ये टाइम ऐसा है जब हमें मैसिव लेवल पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जमीन खरीदनी चाहिए, प्लॉट्स खरीदने चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए बहुत बड़े लेवल पे। ऐसा कोविड-19 के टाइम में भी देखने को मिला कि बहुत से लोगों ने सोचा कि ये वो समय है जब लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग मजबूर होंगे अपने पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचने के लिए, और बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने एक्विजिशन किया, प्रॉपर्टीज खरीदे, लैंड में इन्वेस्ट किया, और ये क्या हुआ? ये एक एग्जांपल है द एसेट बबल बर्स्ट। नाउ मैसिव परचेज ऑफ शेयर्स एंड प्रॉपर्टी विद द अजम्पशन, ये मान के शेयर्स और प्रॉपर्टी को परचेज किया जाता है कि आगे चल के इसका प्राइस जो है बहुत धमाके के साथ ऊपर उठेगा, लेकिन इकोनॉमी शेकी कंडीशन में होती है और जिसके चलते ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है? लोग घबरा के अपने एसेट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करना शुरू करते हैं, जिसके चलते फिर से एक विशियस साइकिल शुरू होता है जिसको हम एसेट बबल बर्स्ट के नाम से जानते हैं। फिर से समझते हैं इसको। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं, ऐसा अजम्पशन होता है कि ये टाइम चल रहा है जब हमें प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आगे प्राइस बढ़ेगा। मान लीजिए आपने बहुत बड़े लेवल पे इन सारे सेगमेंट्स में, इन सारे एरियाज में इन्वेस्ट कर दिया और आगे आपके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, तो समझिए क्या होगा? आप पैनिक सेलिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप पैनिक सेलिंग शुरू करेंगे तो उस समय मार्केट में और भी लोग होंगे जो पैनिक सेलिंग कर रहे होंगे, जो क्या करेगा? जो एक केस को दिखाएगा द एसेट बबल बर्स्ट। इससे क्या होगा? मार्केट क्रैश करने लगेगा क्योंकि मार्केट में आपके अलावा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पैनिक में, घबराहट में, जल्दबाजी में अपने एसेट्स को डिसॉल्व करना शुरू करेंगे, सेल करना शुरू करेंगे, जिसके चलते उनको बहुत अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज वन द एक्सप्लेनर इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। टीम, एक बार हम इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, द इकोनॉमिक शॉक की बात करते हैं। नाउ इकोनॉमिक शॉक का मतलब क्या है? जब मार्केट में डिक्रीज इन परचेजिंग पावर caused by financial difficulties and other serious problems such as piles of debt, the accumulated debt will affect the interest that needs to be paid and lead to be the ability to pay it off on default. Sudden economic shock क्या है? जब लोगों के परचेजिंग पावर कैपेसिटी में कमी आएगी तो क्या होगा? They will stop buying, they will stop purchasing, जिसके चलते कंपनीज का प्रोडक्शन रुकेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, क्यों? लोगों का परचेजिंग पावर कम क्यों होगा? क्योंकि उनके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होंगे, ठीक है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होंगे, और हो सकता है और भी बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे उनके ऊपर बहुत सा कर्ज भी लद गया हो।
द एक्यूमुलेटेड डेट विल अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट, और इस तरीके से जब लोन के ऊपर लोन आपके बढ़ते चले जाएंगे, कर्ज बढ़ता चला जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, और वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कई बार बड़ी बड़ी इकोनॉमीज उन डेट को सर्विस नहीं कर पाती हैं, जिनको हम डेट सर्विसिंग कहते हैं, क्योंकि इन इकोनॉमीज के पास इतना कर्ज बढ़ जाता है और उन कर्ज के ऊपर जो इंटरेस्ट लोन है वो इतना बढ़ जाता है कि वो अपने इंटरेस्ट को भी पे नहीं कर पाते, जैसा आपने अभी श्रीलंका में देखा होगा, और ऐसा ही केस आपके पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जब पाकिस्तान एक बेल आउट पैकेज के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिक्वेस्ट कर रहा है, और अभी श्रीलंका के लिए इंडिया ने गारंटी दिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ये क्या हुआ? ये एग्जाम्पल है आपके सडन इकोनॉमिक शॉक का। टीम, आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। हमने शुरू कहां से किया था? हमने शुरू किया था, इज इंडिया गोइंग टू फेस रिसेशन इन 2023? बट यूपीएससी वाला इज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म। हम यहाँ पे आपको सिर्फ करंट अफेयर्स फॉर द सेक ऑफ करंट अफेयर्स पढ़ाना नहीं चाहते, हम आपको करंट अफेयर्स के एप्लीकेशन पार्ट सिखाना चाहते हैं, नॉलेज का एप्लीकेशन पार्ट सिखाना चाहते हैं। आगे चलते हैं इकोनॉमिक शॉक के साथ। अब हम चलते हैं, एक और भी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक रिसेशन के पीछे क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का हाथ हो सकता है? हमने रिसेशन में बताया कि रिसेशन का एक बहुत बड़ा फीचर क्या है? उसका बहुत बड़ा फीचर है अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ। नाउ, क्या टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती है या घटा सकती है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बार जरा हम देखते हैं, क्या इंडस्ट्री 4.0, हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, टीम। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में जब बहुत से लोग साउथ इंडिया के फैक्ट्री से, कल कारखानों से माइग्रेट करके यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड की तरफ आ रहे थे, उस समय साउथ इंडिया में बहुत सी कंपनीज ऑटोमेशन के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रही थी। नाउ क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री 4.0 में क्या होगा? इंडस्ट्री 4.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, मशीन लर्निंग का बहुत बड़े पैमाने पे यूज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया का जो सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है, क्या सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स को हमें ट्रेन करने की जरूरत है? और अगर हमने ट्रेन नहीं किया तो क्या होगा? इंपैक्ट ये होगा कि जो हमारे लो लेवल जॉब है, लो स्किल्ड जॉब है और सेमी स्किल्ड जॉब है, वो वाइप आउट हो जाएंगे अगर उनको हमने टाइमली ट्रेन नहीं किया तो रिसेशन के पीछे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए एक बार टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। नाउ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दिस हैपन because of decrease in employment which is being replaced by leading technologies। आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं, मशीन का इंटीग्रेशन हुआ है आपके कल कारखानों से, जिसके चलते हमें उतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, और इंडिया इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नाउ, कोविड-19 पैंडेमिक ने इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, इंटरवेंशन को बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाया है। सो दिस इज इट। नाउ, अगर देखा जाए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बढ़ने वाला है और अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ने वाला है। ये बात सच है कि न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगे, न्यू जॉब्स विल आल्सो बी क्रिएटेड, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए क्या इंडिया जैसी कंट्री तैयार है, जहां की आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में 55% लेबर फोर्स इन्वॉल्व है। इंडिया का 55% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। ऐसी कंडीशन में अगर इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है तो क्वेश्चन ये है, इज इट गोइंग टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इज इट गोइंग टू इंक्रीज द क्वालिफाइड जॉब्स इन इंडिया? क्या ये इकोनॉमिक रिसेशन को इंपैक्ट करेगा? सो ये रहा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। नाउ, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, इस पर्सपेक्टिव से भी झांके देखते हैं। रिसेशन इसलिए भी होते हैं क्योंकि देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। Now, goods and services that are produced in excess with reduced consumption or purchasing power can wreak havoc on products. गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोडक्ट कर दिया है, लेकिन ओवर सप्लाई हो गया, आपने जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया और लोगों के पास इसको खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। फिर क्या होगा? इसका ओवर सप्लाई होगा, और ओवर सप्लाई के चलते होगा क्या? ये इकोनॉमी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम होगा। दिस हैज लेड टू मैसिव इंपोर्ट
इंक्रीज कॉर्पोरेट स्पेंडिंग एंड रिड्यूस्ड प्रॉफिट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। तो ये जब भी प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच में, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में इम्बैलेंस होगा तो फिर से इकोनॉमिक रिसेशन आपके सामने आएगा। और ये क्लासिक केस देखने को मिला कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में, जहां इनिशियली कंपनीज प्रोड्यूस तो कर रही थी बट डिमांड जो था वो सिर्फ सप्लाई बहुत ज़्यादा था बट डिमांड वॉज डिक्रीज ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। आगे चलते हैं, आगे एक और है कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो क्या होता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। मुझे आई एम 100% श्योर कि आपने कोविड-19 पैंडेमिक फेस किया होगा। उस समय अगर आपने पेरेंट्स से बोला होगा पापा मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, महिंद्रा थार खरीदना है और स्वैग में उसको ड्राइव करना है, आपके पापा ने मना कर दिया होगा बेटा कोविड-19 चल रहा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बिकॉज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हिल जाता है और आप किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, अपना हाथ रोक कर चलते हैं, जिसके चलते आपका स्पेंडिंग कम होता है और इकोनॉमी इस तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। नाउ इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन, बजट में डेफिसिट होता है, कंपनीज जो है वो बिजनेस से बाहर जा सकती हैं, डिक्लाइनिंग रियल इनकम हो सकता है, फॉल इन एक्सचेंज रेट जो आपको देखने को मिला है, फॉलिंग एसेट प्राइसेस ये भी देखने को मिला है, इंटरेस्ट रेट भी लोअर देखेंगे, लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है रिसेशन का कि क्वांटिटेटिव ईजिंग टू फ्लड द मार्केट विद न्यू मनी। आपको क्वांटिटेटिवली ईज करना होगा ताकि मार्केट में न्यू कैपिटल इन्फ्यूज किया जा सके। दूसरा, टारगेटेड टैक्स कट्स और स्पेंडिंग इंक्रीज ऑन सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स। अनएम्प्लॉयमेंट को आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देना होगा, जो हमारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं उनको हमें फिर से रीइंफोर्स करना होगा। जैसे कोविड-19 के टाइम में हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हमने एक्स्ट्रा राशन बांटे थे, तो आपको सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना होगा, टैक्स कट्स देने होंगे, आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, न्यू कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा इकोनॉमी में, इससे इन्फ्लेशन को आप टेम कर सकते हैं, रिसेशन को। नाउ बाय अप्रूविंग न्यू स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। तो जब आप नए प्रोजेक्ट को, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रूव करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ होगा। तीसरा क्या है कि इंटरेस्ट रेट को आपको लोअर करना पड़ेगा और रेगुलेटरी हर्डल्स को हटाना पड़ेगा, तब जाके इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। नाउ क्वेश्चन अगेन है कि इज इंडिया हेडिंग फॉर रिसेशन? क्या इंडिया रिसेशन के लिए आगे बढ़ रहा है? अगर देखा जाए तो द शॉर्ट आंसर इज नो, नहीं। इंडिया का माइक्रो इकोनॉमिक जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल्स क्लियर हैं, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग्स हैं। सो अगर देखा जाए तो आंसर इज नो। आगे देखते हैं। नाउ अगर एसेंशियली देखा जाए तो इंडिया टू हिट अ रिसेशन, अगर जून के बाद फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया इज गोइंग टू फेस रिसेशन आफ्टर जून 2023, तो इसके लिए जरूरी क्या है, दैट इट वुड रिक्वायर द जीडीपी during January to March quarter as well as the GDP in April to June quarter this year to contract। जैसे हमने बोला है रिसेशन क्या है, रिसेशन का मतलब यह है कि आपको किसी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ में 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया की हम बात माने तो मार्च से जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर, उसके अलावा अप्रैल से लेके जून क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तब जाके हम इकोनॉमिक रिसेशन डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी हम जनवरी मंथ में हैं। Now as things stand in January, this is a near impossibility। चांसेस ये हैं कि हम इस तरीके का इकोनॉमिक रिसेशन नहीं देखेंगे। इंडिया का इकोनॉमिक मोमेंटम स्लो जरूर हुआ है, जीडीपी जो है लाइकली 4% पर एनम 4% जो है जनवरी से मार्च में ग्रो करेगा। रिसेशन इज लार्जली रूल्ड आउट क्योंकि जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू ग्रो एट अराउंड 7%। तो अगर हम जनवरी से लेके मार्च तक करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि 4% के रेट से इकोनॉमी ग्रो करेगी, और उसके बाद से अप्रैल से लेके जून तक देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड है कि 7% के ग्रोथ से तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट इंडिया इज फार फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन। India's economy is likely to grow, albeit a slightly muted rate right through 2023 and 2024. So अगर इकोनॉमिक रिसेशन की बात करें तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा स्लगिश हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक रिसेशंस के चांसेस रूल्ड आउट हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आगे हम आपसे मिलते रहेंगे न्यू आर्टिकल्स के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।